गुड आफ्टरनून। आज हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। जैसे कि कल की क्लास में हमने सारा एक्सेलरेशन वाला पार्ट खत्म कर दिया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी थी। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन खत्म होने के बाद, ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब ओवरऑल हम लोग किस पार्ट में जाने वाले हैं? डायनेमिक्स के पार्ट में जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आपके महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हमें वही लेना है अभी। और उसके बाद में हम लोग जब डायनेमिक्स के अंदर एंटर करेंगे तो वहां पर हम लोग सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे। देन उसकी जो एप्लीकेशंस है वो हमें डिटेल में पढ़नी है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर। पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो पहले टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से समझ लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअल होता क्या। ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब व्हेन a particle is revolved on a circumference of circle with, ये पॉइंट जरूरी है, with constant speed, then motion is known as uniform सर्कुलर मोशन। देखो, मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहा जाता है? जब पार्टिकल कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा हो? सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा हो, और वो भी कैसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा हो? कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा हो। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्व ऑन ए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। जब कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा हो, वो भी कैसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा हो? कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा हो, तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एट द टाइम ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर पार्टिकल है, मान लो अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल जा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पर जब पार्टिकल है तो उसकी स्पीड का जो वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, v रहेगा। डायरेक्शन जरूर चेंज होगी, मैंने आपको कल बताया था यूसीएम के अंदर भी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन आप मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो देखो सारी जगह पर मैग्नीट्यूड v है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल सेम क्या है? स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अगर कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी स्पीड कैसे बना के रखी उसने? कांस्टेंट। देखो यहाँ भी स्पीड भी है, यहाँ भी स्पीड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह पर स्पीड क्या है? सेम है। तो उसके मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि जब वो पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी स्पीड को उसने कैसा मेंटेन किया है? कांस्टेंट मेंटेन किया। और जब कांस्टेंट स्पीड मेंटेन होती है तो मोशन को हम लोग कह देते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन हमेशा चेंज होगी। इस कारण से जो वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस। पहली बात हम लोग बात करेंगे कि स्पीड जो थी वो क्या है आपकी? कांस्टेंट है। स्पीड के बारे में हमने बोल दिया, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आएंगे, और साथ ही साथ जो टर्म्स रिलेटेड है विथ वेलोसिटी, जैसे कि लीनियर मोमेंटम। देखो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ऐसी टर्म्स जो रिलेटेड है वेलोसिटी से। जैसे हम बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये टर्म ओवरऑल किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। तो इस प्रकार की टर्म्स भी क्या होंगी? चेंज होंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली काय पर डिपेंड करती है?
वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ठीक है ना, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस कारण से जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं आपको कि ऐसी जो टर्म्स है जो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद अगर आप किसी चीज का स्क्वायर कर देते हो तो फिर उसमें कोई चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंड ऑन हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी के स्क्वायर पर, ठीक है। तो स्क्वायर पर डिपेंड करती है तो डायरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन का इफेक्ट तो तब पड़ता जब वेलोसिटी खुद होती, ठीक है। तो हमने कहा लीनियर मोमेंटम जैसी टर्म्स जो डायरेक्टली वेलोसिटी पर डिपेंड करती है वो चेंज होगी, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड करती है वो टर्म्स चेंज नहीं होंगी, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो दोस टर्म व्हिच आर डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इट मे बी कांस्टेंट, ठीक है, एंड दोस टर्म व्हिच आर डिपेंड डायरेक्टली ऑन वेलोसिटी इट मे बी चेंजेस, ठीक है। तो ये दो बातें तो हमने कर ली कि कौन सी टर्म चेंज होने वाली है यूसीएम के अंदर और कौन सी टर्म चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। देखो कल की क्लास में भी हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, आज फिर एक बार उसको रिकॉल हम लोग कर लेंगे एक्सेलरेशन वाले टर्म को। एक्सेलरेशन वाले टर्म को हम रिकॉल क्या करेंगे कि मैंने आपको कल बताया था कि दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है। एक एक्सेलरेशन होता है आपका जिसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब जनरेट होता है, जब वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी चेंज होती है किसके चेंज होने के कारण, स्पीड के चेंज होने के कारण, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, ठीक है। बट यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड के चेंज होने के कारण चेंज नहीं हो रही है, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, सो वी कैन से दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगा, उसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया स्पीड कांस्टेंट है और स्पीड चेंज नहीं होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो। व्हाई बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड के चेंज होने के कारण चेंज होती तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर तो स्पीड ही कांस्टेंट है, और स्पीड अगर कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। नाउ वी आर गोइंग फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, इट मींस टू से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैंने आपको कल कहा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक नाम हम लोग क्या देते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी देते हैं, क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये कब होता है, ये कब होता है आपको कल बताया था, कल की क्लास में हमने बात करी थी। ये वाला एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। और मैंने आपको ये भी कल कहा था कि ये हमेशा होता है, चाहे यूसीएम हो चाहे नॉन यूसीएम हो। देखो यूसीएम के अंदर भी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो सीधा सा बात है भैया, सीधा सा लॉजिक है कि रेडियल एक्सेलरेशन होगा, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। रेडियल बोलो चाहे सेंट्रीपिटल बोलो, आपकी जो इच्छा हो बोल सकते हो, ठीक है। दोनों नाम है, या फिर ओवरऑल नॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था 1D में जो एक्सेलरेशन जिसको नॉर्मल नाम से बुलाया जाता था, यहाँ पर उसे रेडियल या क्या नाम दे दिया गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन जरूर होगा क्योंकि वेलोसिटी किस कारण से चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा और इस एक्सेलरेशन का नाम क्या रहेगा, रेडियल एक्सेलरेशन और व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेट एक्सेलरेशन कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि दो तो हमने समझ ली है, दो एक्सेलरेशन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, ठीक है। अभी हम लोग सीधी सीधी बात कहाँ पर पहुंचते हैं, नेट एक्सेलरेशन की तरफ पहुंच जाते हैं। नेट एक्सेलरेशन आपका तीसरा एक्सेलरेशन था, वो भी एक बार समझ लेते हैं उसके साथ क्या कहानी होगी ना। हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग यूसीएम का डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर तो आपका क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज व्हाट, नेट एक्सेलरेशन। कल हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखो नेट एक्सेलरेशन हो गया आपका जीरो, ठीक है।
सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका हो गया 0, हमें नेट एक्सेलरेशन पता करना है। तो कल हम लोगों ने इसका वेक्टर फॉर्म क्या पढ़ा था नेट एक्सेलरेशन का, आपको याद रहेगा, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दिस टर्म इज इक्वल्स टू 0, सो हियर आई कैन से दैट कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वल आ रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में ऑब्वियस इक्वल होगा इनका मैग्नीट्यूड। जैसे हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, कल क्या फॉर्मूला निकाला था, अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। नाउ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, सो हियर आई कैन राइट एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मतलब नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। बोथ आर इक्वल, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन। अब भैया दोनों इक्वल आ रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन पैरेलल आनी चाहिए, इतना तो ऑब्वियस आपको पता ही है। तो हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर खड़ा कर देते हैं, ये जो इधर जा रहा था टेंजेंशियल, टेंजेंशियल को यही ले रख देते हैं और ये वाले एंगल को हम लोग अल्फा मान लेते हैं। तो आपको पता है टेन अल्फा कितना आता है, टेन अल्फा कल की क्लास में भी मैंने बताया था 80 बाय ACP आता है, ठीक है ना। ये y वाला बाय x वाला स्लोप निकालेंगे तो सो 80 कितना है, मैंने आपको पहले ही बताया 80 इज इक्वल्स टू 0, 0 बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो 10 अल्फा इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका 0, सो अल्फा बराबर से आ जाएगा आपका 0। इसका मतलब दे आर पैरेलल, ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर अल्फा 0 होता है तो नेट एक्सेलरेशन कहाँ आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा, और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आ जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल और इक्वल है, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल होता ही नहीं है, इसीलिए नेट एक्सेलरेशन इज इक्वलाइज्ड विद व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाता है आपका नेट एक्सेलरेशन, उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आपका इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कंसेप्ट समझ लिया, किसका कंसेप्ट समझा हम लोगों ने, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट समझा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट होती है, कौन सी चीज वेरी होती है, ये हम लोगों ने देखा, कौन सी चीज जीरो होती है और कौन सी चीज बचती है, ये भी हम लोगों ने देखा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट जितना आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नॉन यूएसएम में। नॉन यूएसएम में तो सारी कहानी होगी, सब चीजें अवेलेबल होंगी, देख लेते हैं क्या होता है नॉन यूएसएम। यार हमारी तरफ से वॉइस वगैरह सारी क्लियर है, हम लोग काफी जोर जोर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बस अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाओ बेटे। चलो हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं, इसका नाम क्या है, नॉन यूसीएम मींस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक है बेटा, अभी समझा हमने उसी प्रकार से। व्हेन अ पार्टिकल इज revolve on a circumference of circle with variable speed। अगर कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व कर रहा है, वो भी कैसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है भैया, वेरिएबल स्पीड से अगर वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज रिवॉल्व ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड, देन मोशन ऑफ पार्टिकल is known as नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस वक्त हम लोग पार्टिकल के मोशन को क्या नाम देंगे,
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम देंगे जब कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर रिवॉल्व हो रहा है, वो भी कैसी स्पीड से रिवॉल्व हो रहा है बेटा, वेरिएबल स्पीड से अगर रिवॉल्व हो रहा है कोई पार्टिकल सर्कल की सरकमफेरेंस पर, ठीक है, तो उसके मोशन को हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन अ पार्टिकल इज रिवॉल्व ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विद व्हाट, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो ध्यान से समझे, वेरिएबल स्पीड मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे मान लो v स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर पार्टिकल आ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v डैश हो जाएगी। डायरेक्शन तो चेंज होनी है, डायरेक्शन को तो चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। यू सर्कुलर मोशन नाम लिया ना, डायरेक्शन को बदलना ही है। यहाँ v डबल डैश हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, v ट्रिपल डैश हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इसके अंदर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब ओवरऑल क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पीड में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना मतलब काय में चेंज आना, स्पीड में चेंजेस आना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि स्पीड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, स्पीड चेंजेस, ओके। स्पीड चेंजेस, साथ ही साथ क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सारी टर्म्स, ठीक है, जो वेलोसिटी पर डिपेंड करे या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, ठीक है, वो सारी चीजें टर्म्स भी क्या होंगी, चेंज होंगी। मतलब इस कंसेप्ट में अब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम में तो आते ही आते हैं क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी वहां पर भी और यहाँ पर भी चेंज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, और जो टर्म्स काइनेटिक एनर्जी जैसे कि जो वेलोसिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही थी, वो भी चेंज होगी क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो रहा है भैया, स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज अगर हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी होगी, ठीक है। तो सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी जो वेलोसिटी पर या उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है, ठीक है। ऑल टर्म्स विल चेंजेस दोज आर डिपेंड ऑन वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सारी की सारी टर्म्स चेंज हो जाएंगी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड के कारण भी चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज होने के कारण वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी आएगा। और साथ ही साथ बच्चों रेडियल एक्सीलरेशन तो आना ही है, ये तो फिक्स ही होता है, ठीक है। तो ये क्यों आता है, वेलोसिटी चेंजेस, दोनों चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन में चेंज आने के कारण, ठीक है, कौन सा एक्सेलरेशन बनेगा, रेडियल बनेगा, और स्पीड में चेंज आने के कारण कौन सा एक्सेलरेशन बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। तो दोनों ही एक्सेलरेशन आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बच्चों। ये वाला एक्सेलरेशन आपका रेडियल रहेगा, ये वाला एक्सेलरेशन आपका टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन आपका बीच में इधर आ जाएगा, ठीक है। सो ये वाली वैल्यूज तो आपको पता ही है क्योंकि जब दोनों एक्सेलरेशन होते हैं तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ता है, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है रेडियल प्लस टेंजेंशियल, ओके ना। मैं कहीं पर रेडियल लिख रहा हूँ, कहीं पर सेंट्रीपिटल लिख रहा हूँ, चलता है क्योंकि दोनों इक्वल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी आपको पता है, नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, जब दोनों है तो ए आर स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज एंगल कितना है 90 है, तो क्या आ जाता है ए आर स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर आ जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज डायरेक्शन इज व्हाट, tan अल्फा बराबर से क्या आएगा, at बाय ar आएगा, ये डायरेक्शन आएगी। सो हियर आई कैन राइट एज डायरेक्शन, आपको पता ही है, यहाँ वेक्टर at को इधर लेकर निकालते हैं तो अल्फा बराबर से क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ at बाय ar, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई, ये वेक्टर फॉर्मेट आ गया, और ये क्या आ गया आपका, मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। तो इसमें दोनों एक्सेलरेशन है, तो कल जो हमने पढ़े थे नेट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, वो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक गाइस आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यूसीएम नॉन यूसीएम हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हमें आगे बढ़ना है, यूसीएम नॉन यूसीएम के आगे बढ़ना है। मीन्स मैंने आपको कहा था डायनेमिक्स वाले पार्ट पर जाना है। काइनेमेटिक्स पार्ट अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक इतना ही होता है। अब हम लोग थोड़ा डायनेमिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट्स है तो चैट बॉक्स के अंदर पुट कर सकता है। जल्दी करेंगे गाइस, अदरवाइज फिर हम लोग आगे चले। मैं देख रहा हूँ डाउट्स भी, किसी को अगर आते हो तो जल्दी भेजें।
अटेंडेंस इमोजीज भेजने से अच्छा है डाउट्स भेजेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, डायनेमिक्स वाला पार्ट देखेंगे। डायनेमिक्स के अंदर हमें फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला फोर्स जो रहेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। अब देखो बच्चों, हमने एक्सीलरेशन पढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर बात करें तो कोई भी बॉडी एक्सेलरेट तभी कर सकती है जब उसके ऊपर फोर्स लगता हो, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होता है, जहां जहां सर्कुलर मोशन होगा वहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो भैया वेलोसिटी में चेंज आने के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये सारी बातें, न्यूटन की बात अगर माने हम लोग, तो न्यूटन ने कहा था कि ये सारी बातें तभी पॉसिबल है जब क्या अप्लाइड होता हो, फोर्स अप्लाइड होता हो, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन तभी आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तब फोर्स लगता हो, ठीक है। तो वो फोर्स कौन सा होता है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जनरेट करता है बच्चों, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन देखूं तो क्या होता है, a force which is acting along the radius and सबसे बड़ी बात towards the center, a force which is acting along the radius and towards the center, ऐसा फोर्स जो रेडियस के अलोंग लगता हो और टुवर्ड्स दी कहाँ लगता हो, सेंटर लगता हो। जैसे देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम्स पढ़े, इतने सारे डायग्राम्स हम लोगों ने देखे हैं, तो यहाँ पर हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है ना। सो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों, मान लो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज कराने वाला एक्सीलरेशन ही कहेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, तो जो फोर्स है वो भी किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। क्यों भाई, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ऐसा है कि फोर्स की और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है, ठीक है। डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए दोनों किधर की तरफ एक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन की तरफ एक्ट करेंगे। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, फोर्स बराबर से मास इनटू एक्सेलरेशन। तो भैया जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ वेक्टर। रूल ऑफ वेक्टर यही कहता है ना कि अगर हम लोग एक स्केलर को और अगर एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो उनका रिजल्ट होता है उसकी डायरेक्शन किसके जैसी होती है, वेक्टर के जैसी होती है। मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन का रिजल्ट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन किसके जैसी होगी, इन दोनों में से जो वेक्टर है उसके जैसी। तो इन दोनों में से वेक्टर कौन है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो भी किधर की तरफ एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स एक खुद से कोई अलग से फोर्स नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा,
ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक नया फोर्स नहीं तो कई बच्चे सोचने में पड़ गए होंगे कि सर एनएलएम में तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहे थे आप, उस दिन एनएलएम पढ़ा रहे थे तो कि सेंट्रीपिटल नाम का भी एक फोर्स है, आपने तो अलग अलग ही बताए थे, ग्रेविटेशनल बताए थे, कॉन्टेक्ट बताए थे, नॉन कॉन्टेक्ट की तरफ से आपने बताया था, ये सेंट्रीपिटल कहाँ से आ गया? ठीक है, उस दिन तो आपने कोई ऐसी बात करी नहीं थी। ठीक है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूंगा कि सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है। एक चीज याद रखे कि जो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, ठीक है, जो भी फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है ना, मतलब जो फोर्स इस क्राइटेरिया में आता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि फोर्स को किधर लगना चाहिए, टूवर्ड्स दी सेंटर लगना चाहिए। अगर फोर्स आपका टूवर्ड्स दी सेंटर लग रहा है, ठीक है, इस क्राइटेरिया को आपका कोई भी फोर्स फॉलो कर रहा है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो टेंशन फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, एनी फोर्स इज देयर, ठीक है, तो उस फोर्स का नाम हम लोग क्या मान लेते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की मैंने एक बात आपको यहाँ पर कर दी कि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर की तरफ एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा, और इसी के कारण सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और फिर डायरेक्शन के अंदर क्या आएंगे? चेंजेस आएंगे। तो इतनी बात हमने कर ली बच्चों। चलो अब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की जो है वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके लिए भी फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर से क्या हो जाएगा? देखो, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यही होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला भी यही होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास को वैसे ही पढ़े रहने देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल देते हैं। और कल की क्लास याद करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की दो दो अलग अलग वैल्यूज निकाली थी हमने, एक निकाली थी v स्क्वायर बाय r और दूसरी निकाली थी हमने ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे ही ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूले बनेंगे, एक बनेगा mv स्क्वायर बाय r, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, एंड दूसरा बनेगा आपका बच्चों m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहाँ पर बनते हैं। अभी हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को स्केलर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, दिस फॉर्म इज नोन एज व्हाट? स्केलर फॉर्म। आप चाहे तो इसे वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्मेट में लिखने पर सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखा जाएगा? यहाँ वेक्टर लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्मेट में डाला है। और ये माइनस का सिंबल क्यों लग रहा है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, बट रेडियस वेक्टर जो है वो रेडियस वेक्टर किधर जाता है? अवे द सेंटर जाता है। तो बच्चों ध्यान में रखो, रेडियस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अवे द सेंटर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है और रेडियस वेक्टर जो है आपका अवे द सेंटर एक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक माइनस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, कोई इतना बड़ा काम नहीं। और अगर इस वाले फॉर्मूले को भी आपको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, और साथ में यहाँ लग जाती क्या, क्योंकि डिवाइड में कभी भी वेक्टर नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर का सिंबल नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पर यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगा देंगे। यूनिट वेक्टर आल्सो रिप्रेजेंट दी डायरेक्शन। मैंने आपको पहले ही समझा, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्शन ही होती है। सो आर की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? आर कैप हो जाएगी। मतलब जिस भी चीज का आप यूनिट वेक्टर लिखोगे वही उसकी क्या हो जाती है? डायरेक्शन हो जाती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले हमने कौन से फॉर्मेट में निकाल लिए बच्चों? वेक्टर फॉर्म में निकाल ली। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म के अंदर हमने फॉर्मूले की बात कर ली। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसकी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, तीन चार पॉइंट है सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं, फिर ज्यादा आपकी टेक्स्ट बुक में है नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके एप्लीकेशंस पढ़ना शुरू कर देंगे, और फिर लास्टली इसकी जब एप्लीकेशंस वगैरह खत्म हो जाएंगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में एक सीधा सा नॉलेज ले लेंगे। वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नथिंग बट, ठीक है, अ फोर्स व्हिच बैलेंस दी सेंट्रीपिटल फोर्स, अपोजिट लगता है इसके, इसको बैलेंस कंडीशन देता है। ठीक है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इतना कुछ ज्यादा नहीं रहेगा सेंट्रीफ्यूगल में। पहले सेंट्रीपिटल खत्म करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेंगे पहले। चलो गाइस देखते हैं आगे। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक क्या है? रियल फोर्स है बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है फोर्स कहाँ से लग रहा है।
ठीक है, फोर्स किधर से लग रहा है वो हमें पता होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता होता है हमेशा कहाँ से लग रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट, रियल फोर्स। देखो मैंने उस दिन आपको बताया था रियल फोर्स का मतलब क्या होता है। रियल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी ओरिजिन के बारे में हमें नॉलेज होता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की ओरिजिन हमेशा हमें पता होती है, ठीक है, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कहा गया है, दूसरा एक नाम दिया गया जिसका नाम क्या है आपका, रियल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो नोन एज व्हाट, रियल फोर्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रियल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर ये रियल फोर्स है तो इट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब इनर्शियल फ्रेम के अंतर्गत लगेगा और एक किसको ऑबे करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को ऑबे करेगा, क्योंकि न्यूटन का कहना ये था कि फोर्सेस सिर्फ रियल होते हैं। न्यूटन ने स्यूडो फोर्स माने ही नहीं थे, क्योंकि स्यूडो फोर्स बॉडी इंटरनली जनरेट करती थी, और न्यूटन का कहना क्या था कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस है हमेशा कैसे लगाए जाते हैं, एक्सटर्नली लगाए जाते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि ये फोर्स हमें पता है एक्सटर्नली एक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे कि न्यूटन के लॉ को ऑबे करता है, न्यूटन की बात को मानता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है, रियल फोर्स का नाम दिया गया, क्योंकि ये न्यूटन लॉ को ऑबे करता है, ठीक है। अब अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is different at different points, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती है। जैसे मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका इधर की तरफ एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर की तरफ एक्ट, क्योंकि इसे तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगना है, तो यहाँ होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर नीचे लगना पड़ेगा, यहाँ होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर इधर लगना पड़ेगा, यहाँ होगा तो टुवर्ड्स द सेंटर ऊपर लगना पड़ेगा, मतलब इसे हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करना है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शंस होती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफरेंट एट व्हाट, डिफरेंट पॉइंट। जैसे जैसे हम लोग पॉइंट चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती थी, ठीक है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और ये लोग फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पॉइंट, work done by centripetal force is zero, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है वो कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। कैसे बच्चों, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हाउ, देखो भाई क्योंकि सर कह रहे हैं भाई फोर्स लग रहा है सब कुछ हो रहा है तो वर्क भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो कैसे नहीं होता वर्क, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, एफ डॉट एस, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट को हटाने की बात करता हूँ बेटा तो यहाँ पर आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या आ रहा है आपका, कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। अब आप ध्यान दें इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर की तरफ अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने इधर पढ़ा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर 90 रखूंगा तो वर्क डन बराबर से क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो वर्क डन 0 आएगा। सीधा सा लॉजिक, फोर्स इधर लगा रहा हो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, कोई वर्क होगा ही नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल जाता तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना तो पैरेलल जा रहा है ना तो वो एंटी पैरेलल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो वर्क डन है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगली बात पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप डाल सकते हैं। देखो अगली बात क्या है, अगली बात ये कि सेंट्रीपिटल फोर्स is necessary for
सर्कुलर मोशन। देखो सबसे जरूरी बात थी, पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है सर्कुलर मोशन के लिए सबसे जरूरी होता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो सर आप, ये कैसे क्या हो सकता है? तो बच्चों यही होता है, क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा, जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन होगा तभी बॉडी सर्कुलर मोशन पूरा कर पाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो पाएगी। तो सारी कहानी सर्कुलर मोशन की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देने वाला फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो विदाउट एनी टाइप ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है, और एक बात यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है, वो भी ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो ही होता है। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला भी आप देख ले, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर साइन थीटा होता है। थीटा या तो जीरो रख लो या 180 रख लो, तो साइन जीरो भी रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ और आर के बीच का एंगल जीरो मान लो, या फिर कितना मान लो, 180 मान लो, तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा और टॉर्क क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है, दोस पॉइंट्स आर रिलेटेड विथ व्हाट विशाल कह रहा है कि ये नोट्स ग्रुप पर भेजो। ठीक है विशाल, आई एम ट्राइंग, लेकिन अगर मेरा कहना इतना ज़रूरी है कि भैया अगर ये नोट्स आप लोग खुद से बनाएंगे तो ठीक है, थ्योरेटिकल नोट आई विल प्रोवाइड यू कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, लेकिन एक इनिशियल नोट्स आपको खुद को अभी प्रिपेयर करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, आप कहेंगे तो आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, जरूर भेज देंगे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके नोट्स। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग लेक्चर्स देखकर क्या सीख रहे हैं उसके नोट्स आपको अलग से बनाने हैं, और फिर आप वो चेक करवाए या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। जब आप खुद से नोट्स एक बार प्रिपेयर करेंगे तो आई थिंक तो आपका जो भी टॉपिक है वो एक बार रिपीट हो जाता है। जब आप लोग रिटर्न करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टॉपिक एक बार रिवाइज हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जो चैप्टर खत्म होगा आई विल प्रोवाइड दी नोट्स। ठीक है, आपको हर चैप्टर के ऑन टाइम नोट्स मिल जाएंगे, और हमारा इंस्टीट्यूट आपको हर साल नोट्स देता ही है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आपको नोट्स मिलेंगे, उसके अंदर तो एकदम प्रॉपर होता है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप लोग ट्राई करो खुद के नोट्स बनाने का, क्योंकि जब खुद की लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं या कोई चीज समझते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर अस। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करो, लेक्चर्स देखो, लेक्चर देखते देखते आपको मेरे हिसाब से अभी नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना चाहिए। जब आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो थोड़ा थोड़ा सा कॉपी में कुछ ना कुछ आप लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, हम लोग जनरली जब ऑनलाइन क्लास होती है तो हम लोग रिलैक्स मोड पर बैठे रहते हैं। ठीक है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं करो बेटे। ठीक है, रिलैक्स मोड पर मत रहो। जैसे हम लोग क्लास में बैठते थे, ठीक है, वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लास के अंदर हमारा पूरा फोकस बोर्ड पे होता था, वैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन क्लास के अंदर भी हमारा पूरा फोकस बोर्ड पर ही होना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि भैया देखो कई बच्चे कहते हैं कि सर ऑनलाइन के अंदर थोड़ा सा कम ग्रास्प होता है, ऑफलाइन के अंदर ज्यादा ग्रास्प होता है। ठीक है, आई श्योर कि मैं आपकी बात मानता हूँ। ठीक है, 100% मानता हूँ, बट देखो बच्चे ये चीज हमें ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो पैंडेमिक है। तो ये चीज हम लोग ऑफलाइन जब तक मोड पर नहीं जाते हैं, तो अगर आपको 100% ग्रास्पिंग करनी है किसी भी लेक्चर की, तो आप अपने सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर वैसे ही क्रिएट कर लो जैसे आप अपनी ऑफलाइन क्लास में क्रिएट करते थे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के अंदर आप लोग हमेशा रेगुलरली पेन पेंसिल लेकर, नोटबुक लेकर बैठते थे। तो ठीक है ना, अभी तो आप घर पे हो, रिलैक्स मोड में आप सारा सामान लेकर ऑन टाइम आप बैठ सकते हैं, और सारे डाउट्स डिफिकल्टी वैसे ही नोट डाउन करके रखो जैसे आप इसमें करते थे। और आपके पास एक ऑप्शन भी चैट बॉक्स का, आप उसमें इमोजीज डालने से अच्छा आई थिंक सो डाउट्स डालेंगे, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस। आपके लिए भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। तो जो डाउट्स आप लोग क्लास में ऐसे पूछते थे वो इधर वाया चैट बॉक्स पूछ ले। ठीक है ना गाइस? ओके, तो स्टार्ट करते, चलो आगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है शुभम, आई विल ट्राई टू नॉट प्राइवेट द लेक्चर। ठीक है, बट फॉर वन डे, अभी तो लेक्चर्स प्राइवेट नहीं होंगे। शुभम कह रहा है सर लेक्चर प्राइवेट मत करो। ठीक है, कोशिश करेंगे, बाकी जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वही होगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन कम से कम लेक्चर रह पाए ताकि आप लोग उसे देख सके। लेकिन बेटा ऑन टाइम अगर लाइव क्लास हम लोग, इसीलिए मैंने कल भी आपको समझाया था कि लाइव क्लास का मोड ही हम लोग इसलिए करते हैं। देखो हम लोग भी बाकी टीचर्स की जैसे रिकॉर्डेड डाल सकते हैं, आधे आधे घंटे बाद आकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसको प्रॉपर एडिट करके, ये करके, वो करके, इतने सारे टीचर्स आपके हैं यूट्यूब के ऊपर, सब ऐसे ही करते हैं। ठीक है, बट हम लोग लाइव ले रहे हैं, इतना ये सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं
कि आप लोगों को वैसा ही फील आए जैसा ऑफलाइन क्लास में फील आता है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास का फील हम लोग यहाँ पर देना चाहते हैं, उसीलिए लाइव आ रहे हैं, ठीक है। और अगर फिर देखो बच्चे जैसे अगर हम लोग लेक्चर्स को ज्यादा वक्त तक रहने देंगे तो फिर बच्चे उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, चाहे वो नेटवर्क इशू बताकर देखेंगे, चाहे वो डेटा बचाने के चक्कर में देखेंगे, बट दे आर गोइंग फॉर व्हाट रिकॉर्डेड टाइमिंग, ठीक है। सो गाइस प्लीज जो लाइव है उसे लाइव ही अटेंड करो, आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा, इसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉर्डेड भी देखोगे तभी भी हमें वही मिलना है, और लाइव भी देखोगे तभी वैसे ही होना है, बट आप लोगों का एक प्रॉफिट होता है कि जब लाइव देखोगे तो सेम एटमॉस्फेयर आपको फील होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड कोई पॉइंट्स देखे, अभी इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ले लेंगे हम लोग बीच में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे सेम होता है, मैंने आपको कहा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, बस यहाँ पर जो डायरेक्शंस के अंदर माइनस आ रहा है उसकी जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। और इसकी देखो पहले मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ बातें आपको समझाता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने कहा ना कि कोई एक अलग से फोर्स नहीं है, ठीक है। बात समझो, कोई अलग से फोर्स नहीं है, ये एक्चुअली दूसरे फोर्सेस का ही नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। जैसे देखो कैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैं एक बात करता हूँ, ठीक है, हम लोग है ना एटम की बात करते हैं, बीच में आपको पता है न्यूक्लियस होता है, सराउंडिंग के अंदर ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है, ये इधर इस वेलोसिटी से घूमता रहता है, ऐसे घूमेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा, बराबर है। मींस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन ही रहता है, ठीक है, हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन इलेक्ट्रॉन का रहता है बच्चों। अब ये न्यूक्लियस बीच में है, अब सर्कुलर मोशन करवाना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर इसे कैसे मिलता है, तो बच्चों ध्यान दो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस है, पूरा पॉजिटिव न्यूक्लियस है, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, क्योंकि ये चार्जेस है, चार्जेस एक दूसरे को, और चार्जेस भी अपोजिट नेचर के, और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं व्हेन दे आर इन द रेस्ट कंडीशन, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेंगे। तो जो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डूइंग द वर्क ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग सा फोर्स नहीं है, ठीक है, ये अलग नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पर कुछ फोर्सेस का नाम ही क्या दे दिया जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया, जो किधर लगते हैं? टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन ले रहा है तो टुवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करने वाले फोर्सेस को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। जैसे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है अर्थ हमारी सेंटर में रहेगी, ठीक है, और मून इसको चक्कर लगाता रहता है, ठीक है ना, मून ऐसे घूमता रहता है। तो यहाँ पर बेटा इसको यहाँ पर क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, इसको रिक्वायर्ड है यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इसे सर्कुलर मोशन देना है। तो यहाँ पर इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि अर्थ के पास भी मास है, मून के पास में भी मास है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना तय है, मून अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पर किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कोई अलग सा फोर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग सा फोर्स नहीं है, यहाँ पर दूसरे फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या समझा जाए भैया? कि जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। देखो देखो और भी एग्जांपल है इसके, जैसे देखो मैंने क्या किया, एक फिक्स सपोर्ट लगाया, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ा है, तो हाथ मेरा क्या फिक्स सपोर्ट है, उस पर एक स्ट्रिंग बांधी है, और उस पर एक नीचे ऑब्जेक्ट लटका है, बीट लटका है, और उसे मैं ऐसे 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 घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रिंग है, ये ऑब्जेक्ट लटका है, और इसे हम लोग ऐसे 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 चक्कर में घुमा रहे हैं, ठीक है, गोल गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। अब ये जब ये इसे रिवॉल्व करा रहे हैं हम लोग, तो इसे चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर कौन देगा? जो स्ट्रिंग है,
यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ पर क्रिएट होगा टेंशन। हमने पढ़ा है, देखो एनएलएम में पढ़ा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां भी होता है उसके टूवर्ड्स सॉरी अवे क्या लगता है, हमेशा टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, स्ट्रिंग का और ऑब्जेक्ट का, तो इसके अवे क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। तो टेंशन फोर्स ही यहाँ पर किसका काम करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। टेंशन फोर्स किसका काम करेगा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है बेटे, और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे डे बाय डे लाइफ के अंदर। जैसे देखो कोई व्हीकल है, उसको हम लोग सर्कुलर ट्रैक पर चला रहे हैं, ठीक है। अगर ये सर्कुलर ट्रैक पर ये व्हीकल अगर चलता है, देखो जैसे कार है, सपोज टू बी दिस इज अ कार, ठीक है। अभी यहाँ कार नहीं बन सकती है, तो सपोज कर लेना है। तो ये जब कार है ये सर्कुलर ट्रैक पर अगर चलेगी, तो इसे भी क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ठीक है ना, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो ये जो कार के जो टायर से बच्चों, ठीक है, वो और जो रोड की सरफेस है उनके बीच में यहाँ पर होता है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट करता है, टूवर्ड्स द सेंटर ही एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। और कई बार ये यहाँ पर इसे फोर्स देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रोड को बैंक भी बनाते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग के थ्रू मान लो या फिर किसके थ्रू मान लो, फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। सो ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स में मैं इतना ही लिखना चाहूंगा कि ये कोई अलग फोर्स नहीं है, ठीक है, ऐसा लिख देना, अलग फोर्स नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये वो फोर्स होता है जो कहाँ एक्ट करता है, टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। ऐसा फोर्स जो कहाँ एक्ट करे, टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करे, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं बच्चों, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेंट्रीपिटल फोर्स पूरी तरीके से क्लियर हुआ रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब इसकी आज एक एप्लीकेशन ले लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डालें। मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल भी हो जाएगा, दोनों सेम ही होता है, मैग्नीट्यूड में सेम रहते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट रहते हैं। ये रियल होता है, वो स्यूडो होता है। सेंट्रीफ्यूगल के बारे में मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने जहां वहां तक फील किया रहेगा, जब हम लोग किसी बस के अंदर बैठ के ट्रैवल करते हैं, बस जो है अगर लेफ्ट टर्न लेती है तो हम लोग जनरली राइट में गिरते हैं, ठीक है। आगे जा रहा है बस वाला, अचानक उसने ब्रेक लगाया, हम लोग आगे जाते हैं। ऐसे कई बार हम लोग देखते हैं, जो स्यूडो फोर्स होता है वही आपका किसका काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करता है, ठीक है। जैसे अभी हिली एरियाज होते हैं जनरली, हिली एरियाज के अंदर जब भी बस टर्न लेती है, हिली एरियाज का पाथ जनरली सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर पाथ होने के कारण जब वहां पर आपकी बस वगैरह या बाइक वगैरह टर्न लेती है, ठीक है, तो वहां पर देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग देख ही लेते हैं 1 मिनट के अंदर, शॉर्ट में मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आगे जो भी रहेगा हम लोग और फिर से देखेंगे, इनके डिफरेंसेस भी पढ़ेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जो कहाँ एक्ट करता हो, अवे दी सेंटर एक्ट करता हो। कहाँ पर एक्ट करता हो, अवे दी सेंटर एंड अलोंग दी रेडियस। ऐसा फोर्स होता है जो अलोंग दी कहाँ लगे, रेडियस लगे और अवे दी सेंटर लगे। तो ऐसा फोर्स जो अवे दी सेंटर लगे और अलोंग दी रेडियस लगे, उस फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इसी का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। देखो ये जनरली आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ आपके केस के अंदर, हम लोग कभी टर्न लेते हैं, देखो ज्यादा हम लोग इधर उधर नहीं जाते हिली एरियाज वगैरह में, हम लोग पहले सिंपल लाइफ की बात करते हैं। हम लोग बाइक चला रहे हैं और अचानक कोई टर्न आता है तो वहां पर हम लोग बाइक को टर्न लेते हैं, ठीक है। तो टर्न लेते वक्त हम लोग बाइक को थोड़ा झुका देते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि भैया जब टर्न आता है तो हम लोग आउटवर्ड एक पुल होने लगते हैं, ठीक है, कोई हमें खींच रहा है ऐसे फील होता है आउटवर्ड। तो उस पुलिंग से बचने के लिए हम लोग इनवर्ड फोर्स लगा लेते हैं, ठीक है। तो जो पुलिंग वाला जो फोर्स था, जो कि हमें दिखा नहीं, हमें कभी नहीं दिखता है कि भाई हमें कौन खींच रहा है, बट वी फील कि हमें कोई तो भी बाहर की तरफ खींच रहा है। जब हम लोग एक टर्न ले रहे हैं, सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, कर्व पाथ पे टर्न ले रहे हैं, तो वी फील दैट कि हमें कोई तो भी बाहर की तरफ पुल कर रहा है, कोई तो भी खींच रहा है, बट नो वन इज देयर, ठीक है। तो दिस फोर्स विल बी नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स कहा गया है, क्योंकि ये कोई और नहीं लगाता है, ये हमारी बॉडी ही क्रिएट करती है ड्यू टू चेंज इन इनर्शिया, ठीक है। हमारी बॉडी के इनर्शिया में चेंज आता है। भैया इनर्शिया में चेंज क्या है, अब कई लोग सोच रहे होंगे, अरे तो बेटा डायरेक्शन चेंज करी ना, जब हम लोग टर्न लेते हैं, जब हम लोग ओवरऑल कुछ नहीं कर रहे होते, हम लोग क्या चेंज कर रहे होते हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं। तो इनर्शिया में जैसे ही चेंज आता है, हमें पता है बाय एनएलएम की इनर्शिया में अगर चेंज आया है
तो वहां पर स्यूडो फोर्स जनरेट होगा, मतलब बॉडी एक खुद से अंदर से एक फोर्स जनरेट करेगी, और जो खुद से बॉडी अंदर से फोर्स जनरेट करती है उसे स्यूडो फोर्स कहते हैं। और वो स्यूडो फोर्स यहाँ बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जब स्यूडो फोर्स बाहर की तरफ लगता है तो उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स दी सेंटर लगता था, सेंट्रीफ्यूगल अवे दी सेंटर लगता है, ठीक है। दोनों अलोंग दी रेडियस ही होते हैं, बट एक टुवर्ड्स होता है और एक अवे होता है, इसीलिए जो डायरेक्शंस है वो चेंज हो जाती है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखना चाहोगे बच्चों, ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इनकी रेडियस वेक्टर बाहर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी किधर लगता है, बाहर लगता है, दोनों आउटवर्ड होते हैं, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला अगर आप बनाएंगे तो दूसरा फॉर्मूला आएगा आपका एम बी स्क्वायर बाय आर, और साथ में आर कैप, यहाँ पर क्या लगेगा आगे, प्लस लग जाएगा, ठीक है ना, प्लस का सिंबल लगा देंगे आगे। दूसरी बात, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड एक होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा मैग्नीट्यूड होता है एम बी स्क्वायर बाय आर। ये दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के क्या रहते हैं, मैग्नीट्यूड्स रहते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड्स तो आप देख रहे हैं दोनों के सेम ही आते हैं, बस इतनी कहानी कि वो रियल था, ये स्यूडो है, वो टूवर्ड्स लगता था, ये अवे लगता है, जस्ट अपोजिट बातें करनी, तो यू विल गेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके भी कई सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं देखूं तो ड्रायर वगैरह होता है वॉशिंग मशीन के अंदर, ठीक है, तो वो कपड़ों को सुखाता है, ठीक है। तो कपड़ों को कैसे सुखाता है, वो ड्रायर घूमता जाता है, ठीक है, जो आपका क्लॉथ है, जो आपका कपड़ा है, वो ड्रायर के ऊपर रैप करता है, और जैसे ही रैपिंग होती है ड्रायर घूमने लगता है, और ड्रायर जब घूमता है, जो क्लॉथ के अंदर जो पानी उसने जो सक किया था, ठीक है, जो वाटर सक किया था, वो उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण बाहर हो जाता है और कपड़ा इसी तरीके से सूख जाता है, ठीक है। तो ड्रायर का एक एग्जांपल है, कई सारे और भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जगह एग्जांपल देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने देखो ग्रेविटेशन में भी एक एग्जांपल दिया था कि अर्थ भी सालों से घूम रही, इसी कारण से बगल्ड हो गई है, तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की उस पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग के उसे क्या माना जाता है कि कैसी हो गई है, बगल्ड हो गई है। और भी कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन शॉर्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इट इज अ इमेजिनरी फोर्स, स्यूडो फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। चलो अब इसकी एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ एप्लीकेशन इज व्हाट, कोनिकल पेंडुलम देखेंगे आज हम लोग, फिर कल हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे, डेड वेल देखेंगे, मौत का कुआं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड के बाद स्पीयर देखेंगे, ठीक है, स्पीयर, स्फेरिकल टर्न, ठीक है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। बट आज एक एप्लीकेशन शुरुआत कर लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, ऑफ सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दे बच्चों, एक ये फिक्स सपोर्ट है, मान लो दिस इज अ फिक्स सपोर्ट। नाउ ये एक स्प्रिंग है। अब कोनिकल पेंडुलम इसे क्यों कहा जाता है, देखो ये हॉरिजॉन्टल हाइट है इसकी, आपको पता है दिस इज द सेटअप ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब इसको हम लोगों को कैसे घुमाना है, कुछ ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, एक्चुअल हाइट सेम ही है, बट नाउ हमारा बोर्ड 2D में है तो हम लोग 3D डायग्राम यहाँ नहीं बना सकते, ऐसे कुछ। देखो एक्चुअल कैसा है, हमने एक ऐसे फिक्स सपोर्ट लिया है, उसके ऊपर एक ऐसे स्ट्रिंग बांध दी है, और एक हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे घुमा, तो इसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कहेंगे, क्योंकि हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। आपने देखा रहेगा मेरी गो राउंड जो होता है, ठीक है, मेरी गो राउंड के अंदर वो हाथी घोड़े वाला झूला, ठीक है, तो उसके अंदर आपने देखा रहेगा कि वो इसी प्रकार से एक्ट करता है, ऐसे बीच में बंधा होता है और ऐसे सारे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इस तरीके से ये घूमेंगे तो दे विल फॉर्म अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी की एप्लीकेशन हमें देखनी कि कैसे वर्किंग होता है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ये यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो इसको कोन क्यों कहते हैं वो भी समझ लो, कि अगर आप यहाँ पर भी एक लाइन डाल देते हो और इसको ऐसे उठाकर देखोगे तो इट विल लुकिंग लाइक अ कोन, ठीक है। अभी ये बर्थडे की कैप जैसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर तुम खड़े हो, तुम कोई कैप पिना दी जाए तो इट इज लुकिंग लाइक अ बर्थडे कैप, बट इसे अगर उठाकर देखोगे तो इट विल लुकिंग लाइक अ
कोन, ठीक है। तो इसे इसीलिए कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है। सिंपल पेंडुलम में ये ऑसिलेट करता है, कोनिकल पेंडुलम में ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है। देखो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये सेंटर है, ये क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। h इज हॉरिजॉन्टल हाइट, r इज व्हाट रेडियस ऑफ सर्कल, l इज व्हाट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसका जो वेट है बच्चों वो कहाँ लगेगा, mg, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर सारी चीजें लिखते जाता हूँ। l यहाँ पर क्या है, l का मतलब है जो स्ट्रिंग हमने बांधी है उसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये क्या है l, ओके। h आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल हाइट, ठीक है। h है आपकी हॉरिजॉन्टल हाइट, l क्या है आपकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। r क्या है आपका, r है यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस, ठीक है। उसके बाद हम इधर से खींचे हुए हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है, तो टेंशन किधर लगेगा, अवेदी कांटेक्ट, T इधर एक्ट करेगा, इधर से पकड़कर खींचा है बच्चों, तो T इधर एक्ट करेगा। T क्या है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ठीक है गाइस। नाउ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया है, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया रहेगा, तो थीटा, थीटा से मतलब यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं एंगल ऑफ कोन भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगल ऑफ कोन, ठीक है। इतना डेटा सफिशिएंट है। नाउ ये जब यहाँ पर घूमेगा तो इसकी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी लिख लेते हैं। ओमेगा क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी तो आपको पता ही है, इधर की तरफ पे टेंजेंशियल आएगी लीनियर वेलोसिटी, दिस इज, ठीक है। नाउ टेंशन थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है, और एक सबसे जरूरी बात भाई, जिसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो फोर्स तो हमने दिखाया नहीं अभी तक, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जब घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ एक्ट करेगा, ठीक है। इधर बाहर की तरफ कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। और इसको नामकरण क्या करेंगे हम लोग, mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। कितना होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। नाउ अब इसी फोर्स को हमें ब्रेक करना है। टेंशन जो है इंक्लाइंड एक्ट कर रहा है, तो इसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं बच्चे। देखो टेंशन इधर इंक्लाइंड लग रहा है, अब ये एंगल थीटा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये वाला भी थीटा हो। आप चाहे तो देख सकते हैं z बन रहा है ऐसे, ये एंगल सेम है ना, ये और ये, तो ये z थीटा है तो ये भी, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब t इधर जाएगा, t को अगर इधर लेकर जाओगे तो एंगल दबेगा, और जब एंगल दबेगा बच्चों तो ये क्या बनेगा, t cos थीटा, क्या बनेगा, t cos थीटा। और जब t इधर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो क्या आएगा, t sin थीटा। आप देख रहे हैं जब ये इधर गया तो एंगल दबा, एंगल दबा तो क्या आएगा, cos थीटा आ जाएगा, और इधर आएगा तो एंगल बढ़ेगा, तो इधर क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। अब t को हमने ब्रेक कर लिया, अब हमें फोर्सेस को बैलेंस करना, ठीक है। नाउ वी हैव टू बैलेंस दी फोर्सेस एंड मेक दी इक्वेशंस, ठीक है। अब फोर्सेस कैसे बैलेंस होते हैं, हमने 11th में पढ़ा ही है। राइट वाला फोर्स हमेशा लेफ्ट वाले से बैलेंस होता है, ऊपर वाला फोर्स हमेशा नीचे वाले फोर्स से बैलेंस होता है। तो देखो बच्चों, ऊपर उधर लेफ्ट में क्या लग रहा है, t sin थीटा लग रहा है, इधर राइट में क्या लग रहा है, mv स्क्वायर बाय आर। इसको पहले बैलेंस कर दो क्योंकि इसी की एप्लीकेशन है। दूसरा, ऊपर क्या लग रहा है, t cos थीटा लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है। देखो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले से बैलेंस कर दिया, राइट वाले को लेफ्ट वाले। t को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि t के कंपोनेंट्स को बैलेंस कर दिया तो t अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। उसे बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट नहीं। इसी प्रकार से हमने सारे फोर्सेस को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसके अंदर हमें पहले पता करनी होती है, कोनिकल पेंडुलम जब भी एग्जाम के अंदर पूछता है तो वो बोलेगा कि फाइंड करो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ी है 2 क्लास के अंदर, क्या होती है, ओमेगा, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका t sin थीटा अपॉन क्या आएगा, t cos थीटा, ओके। ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg। नाउ कैंसिल दी टर्म्स, यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर लिखना जरूरी है,
इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को कैसे डिवाइड किया हमने, इक्वेशन 2 से डिवाइड किया, तो ये t कैंसिल हो जाएगा, m भी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा आपका, टेन थीटा आ जाएगा, और ये r नीचे आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो कई बार बच्चे देखो आपको थीटा निकालने के लिए भी कहता है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो थीटा इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, टेन को इधर ले जाना तो थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, वो दूसरी बात। अब हमें यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर जी टेन थीटा, मतलब ये आर जी इधर चला गया, थीटा निकालना एक अलग बात होगी, अभी हमें वी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो वी स्क्वायर बराबर से क्या है, आर जी टेन थीटा। चाहो तो यहाँ से आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो एक और स्टेप चलो आगे ले ही लेता हूँ मैं, स्टेप क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, लीनियर वेलोसिटी। एक इसका वैल्यू आ गया है आपका, लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू आ गया, इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। v का एक और वैल्यू हमने पढ़ा है, v इज इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा, ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। ये भी v का वैल्यू, ये भी v का वैल्यू आपस में इक्वल होंगे, तो आर ओमेगा बराबर से अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, ठीक है ना, यहाँ इसको थर्ड इक्वेशन दे देना, इसको फोर्थ दे देना, और यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो इक्वेशन थर्ड इज इक्वल्स टू इक्वेशन फोर्थ, ने इक्वलाइज किया ना, बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लिख देना, ठीक है गाइस। तो हमने यहाँ पर भी v की वैल्यू निकाली थी अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा, यहाँ पर भी v की वैल्यू निकाली, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो हम लोग लिख सकते हैं आर ओमेगा बराबर से अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब बोथ साइड का स्क्वायर कर दो बच्चों, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन सी चीजें कैंसिल होंगी, क्या होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, टेन थीटा की वैल्यू भी डाल दो। आप टेन थीटा की वैल्यू कहाँ से लाओगे भाई, देखो तो हम लोग इस ट्राइंगल के पास आ जाते हैं, ट्राइंगल के क्लोज आ जाते हैं, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी नामकरण कर दो यार इसका, ओ अच्छा ओ इसे दिया तो इसे क्या दे दो, ए दे दो, इसे एन दे दो, ठीक है, ये एन वाला पॉइंट हो गया, ये ओ हो गया, और ये ए हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मैं टेन थीटा लगा देता हूँ, टेन थीटा जैसे ही मैं लगाऊंगा, टेन थीटा बराबर से क्या आएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स अपोजिट साइड क्या है आपकी आर है, और एडजेसेंट साइड आपकी क्या है एच है, तो टेन थीटा हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, आर अपॉन एच लिख देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू उठाकर हम लोग वहाँ डाल सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, आर अपॉन एच आ रहा है, ये वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर से हो जाएगा आर जी, और ये आ जाएगा आपका आर बाय एच, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इससे, देखो दोनों आर कैंसिल हो जाएंगे, ये आर स्क्वायर है और इसके पास दो आर है, एक तो बाहर वाला आर था और एक टेन थीटा वाला आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। सो हियर ओमेगा स्क्वायर इज रिमेनिंग एज जी बाय एच, तो मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी बाय एच, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल हाइट के फॉर्मेट में निकालते हैं, ठीक है, तो हमने निकाल दिया अंडर रूट ऑफ जी बाय एच, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, ठीक है, जो भी वैल्यू है एच की वो वैल्यू पुट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आगे, चलो एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली इसके हमने, यही जरूरी थी, अब टाइम पीरियड तो इजीली निकल जाएगा। देखो उस एच को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो एच को कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करोगे आप एच को, ये देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर आप कॉस थीटा लगा दो, ठीक है, जैसे आप cos थीटा लगाओगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर से आ जाएगा आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मींस h बाय l, ठीक है ना। तो ये h बाय l लिख सकते हैं आप, क्योंकि देखिए ये एडजेसेंट है और ये हाइपो है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l cos थीटा। तो आप चाहे तो यहाँ पर ओमेगा के फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ओमेगा का फॉर्मूला बना सकते हैं अंडर रूट ऑफ g बाय l cos थीटा बना सकते हैं, ठीक है ना। हमें कॉस के फॉर्मेट में टाइम पीरियड इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि वो अलग अलग एंगल पर फाइंड करने का बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान दो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कल ही सिखाया है, ठीक है, 2 क्लास पहले सीखा है। टाइम पीरियड बराबर से होता है आपका
देखो ओमेगा, ओमेगा से शुरू करता हूं मैं। ओमेगा बराबर से क्या होता है आपका 2 पाई बाय टी। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। तो टी का फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा होगा। देखो ना ओमेगा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 पाई बाय टी, इसलिए मैंने पहले लिखा और बाद में आपको बताया कि टी बराबर से क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, सो वी कैन राइट एज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ जी बाय एल cos थीटा। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होने पर क्या बनेगा देखते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अपोजिट टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ये उल्टा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल cos थीटा बाय जी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट टाइम पीरियड। एच के फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो, नथिंग गाइस, यहाँ पर एच भी रख सकते थे आप। तो टाइम पीरियड एच के फॉर्मेट में क्या निकल जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाय जी, बट ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये है, इसलिए मैंने आपको टाइम पीरियड इस फॉर्मूले में निकाल के दिया। तो ज्यादातर यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी पूछता है या फिर टाइम पीरियड पूछता है। हाँ, इन केस कभी कभी बार वो टेंशन भी पूछ लेता है। ठीक है, तो टेंशन भी मैं आपको निकाल के दे देता हूँ। टेंशन कैसे होगा, देखो अभी सारी चीज़ों की थोड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम लोग ये हटा देते हैं, बस ये दो इक्वेशन को रखते हैं क्योंकि इसी से टेंशन निकलेगा। टी में कंफ्यूज मत होना, दिस टी इज फॉर टेंशन, और अभी जो दूसरा टी हमने लिखा था वो टाइम पीरियड के लिए था, तो डोंट बी कंफ्यूज। हम हमें टेंशन निकालना है, फॉर टेंशन क्या करेंगे हम लोग, टेंशन निकालना है, तो फॉर टेंशन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मैं फिर बता दूं, दिस टी बिलोंग्स टू टेंशन। ठीक है, और टाइम पीरियड का टी अलग था। ठीक है, तो स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या होगा आपका टी स्क्वायर साइड स्क्वायर थीटा प्लस व्हाट टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से क्या आएगा एम, अच्छा एम जी को आगे लिख लो पहले, अच्छा लगेगा। एम जी का स्क्वायर प्लस प्लस में आगे पीछे चलता है। ठीक है, कोई इशू नहीं। एम बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से इधर क्या आ जाएगा एम जी का होल स्क्वायर प्लस व्हाट एम बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा टी स्क्वायर बराबर से यहाँ पर आ जाएगा आपका एम जी का स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब मुझे इस वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, बट हाउ कैन आई फाइंड। ठीक है, देखो हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने दो टेन थीटा निकाला, एक टेन थीटा भी थोड़ी देर पहले निकाला था वी स्क्वायर बाय आर जी, और दूसरा टेन थीटा मैंने निकाला है आर बाय एच। ये दोनों टेन थीटा है, दोनों आपस में इक्वेट करेंगे तो वी स्क्वायर बाय आर जी। देखो अब डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। ये दोनों टेन थीटा के फॉर्मूलाज थे, एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर जी और दूसरा फॉर्मूला है आर बाय एच। तो हियर आई कैन राइट इट वी स्क्वायर बाय आर जी और आर बाय एच। तो ये वी स्क्वायर बचेगा, ये आर जी उधर जाएगा, तो ये आर स्क्वायर जी बाय एच हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर। नाउ आई कैन पुट द वैल्यू हियर। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे हम लोग वी स्क्वायर की जगह पर। तो टी स्क्वायर की कहानी क्या बनेगी, टी स्क्वायर की कहानी बनेगी एम जी का स्क्वायर प्लस वॉट एम वैसे ही रहेगा, वी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे आर स्क्वायर जी बाय एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ दिस आर इज कैंसिल विद दिस आर। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो सकता है, और m और g का स्क्वायर मैं अलग कर लेता हूँ और r बाय h का स्क्वायर अलग कर लेता हूँ, क्योंकि होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर आई कैन राइट इज टी स्क्वायर बराबर से mg का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भैया, इधर भी mg का स्क्वायर अलग कर लेंगे और r बाय h का स्क्वायर अलग कर लेंगे। ठीक है, अब दोनों में से mg स्क्वायर क्या ले लेंगे
कॉमन कर लेंगे तो टी स्क्वायर बराबर से mg का स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर रिमेनिंग क्या बचेगा 1 प्लस r बाय एच का होल स्क्वायर, ये बचेगा रिमेनिंग। अब इसका अगर स्क्वायर हटाएंगे तो आप इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो mg तो सिंपली रूट को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा क्योंकि mg के पास इंडिविजुअल स्क्वायर है, बट यहाँ पर एडिशन है तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो हियर आई कैन राइट एज mg को बाहर लिख लेंगे और ये 1 प्लस r बाय h का स्क्वायर अलग लिख लेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ व्हाट, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम की स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर हमारी पहली एप्लीकेशन खत्म होती है, ठीक है, जिसका नाम था कोनिकल पेंडुलम। इसके बाद में भी हमें कई सारी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, एक एप्लीकेशन है बैंकिंग ऑफ रोड है, स्पीयर ऑफ डेथ है, ठीक है ना, और डेथ बेल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर। और सबसे बढ़िया एप्लीकेशन एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है जिसपे काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी एप्लीकेशन खत्म होने के बाद सर्कुलर वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, देन वी आर गोइंग ऑन अ रोटेशनल वाला पार्ट। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स भी हमें पढ़ना है, सर्कुलर डायनामिक्स हमारा पूरा खत्म हो गया, फिर हम लोग रोटेशनल वाले पार्ट पर चलेंगे। ठीक है, ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू। जो डाउट्स डिफिकल्टी आ रही है कुछ बच्चों को, वो यहाँ पर अगर क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है, कुछ रह गई है, चैट्स में आप लोग इतने सारे इमोजीज डालते हैं कि क्लियर आउट ही नहीं होता है, ठीक है, तो डाउट डिफिकल्टी आप मुझे पर्सनली सेंड करें व्हाट्सएप पे, आई विल क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स। ओके, थैंक यू।